हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पिछले कुछ लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। और उस ऑर्डर में हमने सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझा, उसके अलग अलग डायमेंशंस को समझा। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इंडियन सोसाइटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इनबिल्ड करते हैं और इसे इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में डेवलप करते हैं। तो उस क्रम में हमने कई सारे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात की थी। जैसे हमने बात की थी कि कैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी में, हमने उसके कई सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया था। फिर हमने जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी कि कैसे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी को एक अलग सोसाइटी बनाती है, किस प्रकार की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी में है और वो कैसे इस सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। फिर हमने कुछ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की और हमने देखा कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। फिर इसी तरह हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में देखा कि कैसे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं और कैसे इतना इनरिच्ड लिटरेचर है हमारी इंडियन सोसाइटी का। तो इस तरह से हम उन डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि इंडियन सोसाइटी को एक डाइवर्स सोसाइटी बनाते हैं। अभी फिलहाल हम डाइवर्सिटी, टॉपिक का नाम क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो बेसिकली हम अपने पहले सेक्शन में हम बात कर रहे थे कि वो डाइवर्सिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन सोसाइटी को डाइवर्स बनाते हैं। फिर उन्हीं डाइवर्सिटी के फैक्टर से कैसे यूनिटी स्टैब्लिश होती है, वही डाइवर्सिटी के फैक्टर कैसे इंडियन सोसाइटी को एकता के सूत्र में भी होते हैं, एक वननेस की जो फीलिंग है वो लाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी और उसमें हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की थी, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स और कुछ फैक्टर्स एक दो रह गए थे तो हमने कहा था कि हम आगे देखेंगे। तो आज हम इस डाइवर्सिटी वाले पार्ट को खत्म करेंगे। दो फैक्टर्स बचे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दोनों को, उनको समझने के बाद फिर हम उन यूनिटी के एलिमेंट्स पे बात करेंगे कि कैसे यही डाइवर्सिटी वाले जो फैक्टर हैं कैसे ये इंडियन सोसाइटी में एक वननेस का सेंस इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तभी तो हुआ ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो कल्चरल फैक्टर्स हैं। अब जैसे ही हमने कल्चर का नाम सुना होगा और खासकर जब इंडियन कल्चर की बात आती है तो हमारे दिमाग में इतने सारे फेस्टिवल्स, इतने सारी चीज़ें एक साथ घूम जाती हैं। ओके, सो आज हम कल्चरल फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे एक और इंडियन सोसाइटी के यूनिक फीचर के बारे में, कास्ट और रेशियल फैक्टर भी क्या इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी को लाते हैं। हमने कास्ट सिस्टम पे एक डिस्कस किया था, 3-4 डिस्कशन हमने किए थे और उसमें हमने देखा था कि ये कास्ट सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं। तो एक बार उन टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिएगा। सो बेसिकली आज हम कल्चरल फैक्टर और रेशियल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि ये दो फैक्टर्स कैसे इंडियन सोसाइटी को डाइवर्स बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर फैक्टर्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल एंड कास्ट एंड रेशियल फैक्टर्स। तो सबसे पहले फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डाइवर्सिटी और उसमें कल्चरल फैक्टर क्या है। ओके, सो हम ये तो समझेंगे कि इंडिया का कल्चर कैसे इनरिच है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन उठता है कि एक्चुअली में कल्चर है क्या। ओके, स्लाइड में मैंने सीधे
कल्चरल फैक्टर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में है कि कम से कम कल्चर की एक डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो व्हाट इज कल्चर? अगर बहुत लेमैन टर्म में अगर हम उसको एक्सप्लेन करें, बताने या समझने की कोशिश करें, तो कल्चर इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है? एक कोई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता। ओके, मतलब कोई एक बड़ा सा छाता है जिसके नीचे कई सारी चीजें आ जाएंगी, छोटी 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 चीजें आ जाएंगी। ओके, तो कल्चर इज एन अम्ब्रेला टर्म which encompasses the social behavior, institution and norms found in a human society. ओके, तो कल्चर क्या करता है? वो एक सोशल बिहेवियर के बारे में बताता है किसी सोसाइटी के, किसी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है। हमने सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन डिस्कस किए हुए हैं, कास्ट, फैमिली, ऑल दोस थिंग्स। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो हर सोसाइटी में, हर कल्चर में अलग अलग होते हैं। उनका फॉर्म और टाइप अलग होता है। सेंस एक ही हो सकता है, बट उनका जो सिस्टम है उनको रन करने का वो अलग होता है। ओके, तो कल्चर में क्या होता है? लोगों का, ह्यूमन का सोशल बिहेवियर कैसा है, उनके इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं और नॉर्म्स कौन कौन से हैं उस सोसाइटी में। इसके अलावा और क्या है? फिर वहाँ का नॉलेज सिस्टम कैसा है, वहाँ के कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, कुछ वहाँ की आर्ट्स फॉर्म होते हैं, स्पेसिफिक आर्ट्स फॉर्म होते हैं, अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं, कुछ उस सोसाइटी में लॉज होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, उनकी सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि किसी दूसरी सोसाइटी से अलग होती हैं। ओके, सो बेसिकली हमने देखा कि कल्चर क्या है। कल्चर इज एन अम्ब्रेला टर्म which encompasses the social behavior, institution and norms found in human societies as well as knowledge, beliefs, arts, laws, customs, capabilities and habits of the individuals in their group. तो ये सारी चीजें हैं। एक लेमैन टर्म में अगर हम बात करें तो इन सब चीजों को हम एक कल्चर के रूप में जानते हैं। और कल्चर की जो एक बड़ी खासियत है, कल्चर इज ऑफन ऑफन ओरिएंटेड फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन और लोकेशन। और ये कल्चर किसी न किसी स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक ज्योग्राफी से रिलेट करता है। मीन्स जैसे जब हमने रिलीजियस डाइवर्सिटी और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, तो हमने ये देखा था कि कैसे ज्योग्राफी ने रिलीजियस डाइवर्सिटी को इनरिच किया। और अगर हम इंडिया के टर्म में बात करें तो इंडिया की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है। हमने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाले डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमारे यहाँ लद्दाख जैसा कोल्ड डेजर्ट है, तो थार जैसा हॉट डेजर्ट भी है। अंडमान निकोबार है, नॉर्थ ईस्ट कुछ स्टेट्स हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो वहीं राजस्थान के कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। इफ वी टॉक अबाउट सॉइल्स, तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे सॉइल्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है, अलग अलग तरीके की सॉइल्स आप देखेंगे पाई जाती हैं, जो कि ज्योग्राफी अलग अलग है। सो इतनी जब डाइवर्स ज्योग्राफी होती है और चूंकि कल्चर इज ओरिएंटेड फ्रॉम व्हाट स्पेसिफिक रीजन और लोकेशन, तो हर ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया में बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक अलग कल्चर है, जम्मू कश्मीर का एक अलग कल्चर है, नॉर्दर्न इंडिया का एक अलग कल्चर है, वेस्टर्न साइड के जो स्टेट्स हैं उनका एक अलग कल्चर है, साउथ इंडियन स्टेट्स का अलग कल्चर है, ईस्टर्न स्टेट्स में हम कुछ अलग कल्चर देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी कल्चर डाइवर्सिटी इंडिया में आई। क्यों आई? ड्यू टू डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी, ड्यू टू डाइवर्सिटी इन रीजन,
ओके, सो जब इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो हर ग्रुप में का कल्चर भी अलग अलग होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यूनिक कल्चर। ओल्डेस्ट है, 5000 ईयर्स पुरानी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और वहां से हम देखते आ रहे हैं कि कैसे कल्चर में चेंजेस हुए हैं इंडिया में। और द साउथ, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर। उनका एक अपना कल्चरल एनवायरनमेंट है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, गुजरात का अलग कल्चर है, उनके फेस्टिवल्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कुछ ना कुछ एक यूनिक चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जब आप 26 जनवरी की परेड में जाएंगे या इंडिपेंडेंस की परेड में जाएंगे, तो हर स्टेट अपनी कल्चर झांकी दिखाता है। उसमें हमें देखने को मिलता है कि कितना डाइवर्स कल्चर हमें देखने को मिलता है। उनके रहन सहन, उनके पहनावे में, उनके फूड हैबिट्स में, उनके क्लॉथ्स में, कोई टर्बन पहनता है, कोई कुर्ता पाजामा पहनता है, या हर स्टेट की अपनी एक यूनिक जो है ड्रेस है। उनका अपना यूनिक एक फूड हैबिट है। हर स्टेट का कुछ ना कुछ फेमस होता है फूड हैबिट्स में। ओके, चाहे वो स्वीट्स हो, मिठाइयाँ हो, बंगाल की मिठाई का अपना अलग स्वैग है, इधर गुजरात की मिठाई का अपना अलग स्वैग है। ओके, तो फूड हैबिट्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो हम देखते हैं कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे आई हमारी सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, बहुत सारे डाइवर्स हमारी ज्योग्राफी है, तो उसकी वजह से कई सारे कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो हमने कहा कि रिलीजियस डाइवर्सिटी है और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इसके अलावा ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल, रिलीजियस मूवमेंट एंड स्पिरिचुअल डिस्कवरीज हुई इंडिया। हम देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होते हैं 500 BC से, जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने एक अलग सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलाए और इंडियन सोसाइटी की में जो भी इविल्स थी उनको दूर किया। फिर हम मिडाइवल टाइम पे देखते हैं कि कैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट ने एक कल्चरल रिचनेस इंक्लूड की हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में राजा राम मोहन राय इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने कैसे वेद्स को, वेदांत को, उपनिषद को, उनके क्रक्स को पकड़ा और उन्होंने बताया कि ये ट्रुथ है। उनका एक अलग एक्सप्लेनेशन वो लेके आए। तो ये जो स्पिरिचुअल डिस्कवरीज हुई, ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, और फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम में शक, कुषाण, इनके कई सारे इवेजन्स होते हैं, वो इंडियन सोसाइटी में आके मिल जाते हैं। इवन शक्स जो होते हैं, वो कुषाण जो होते हैं, वो यहाँ के रिलीजन को अपना रिलीजन मानने लगते हैं, और विष्णु की पूजा को लेकर हम देखते हैं, कृष्ण की पूजा को लेकर देखते हैं, शैविज्म को हम देखते हैं। ये जितने भी रिलीजन और उनके सब क्लासेस थी, उनको डेवलप करने में इन रूलर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमें कई सारे हिस्टोरिकल ट्रेसेस मिलते हैं कि कुषाणों ने, शक ने और इन सब लोगों ने कई ऐसे क्वाइंस चलाए जिसके फेस पे लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, शंकर जी की मूर्ति थी, और पीछे उस रूलर का नाम हुआ करता था। तो ये फॉरेन रूलर्स बाहर से आए, उन्होंने यहाँ पे इन्वेट किया, यहाँ पे उन्होंने रूल किया, और यहीं के कल्चर को उन्होंने अपना कल्चर बना लिया। उसके साथ साथ उन्होंने अपने साथ लाए कुछ कल्चर भी यहाँ पे इस सोसाइटी में इंक्लूड की, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी हमें दिखाई देखने को मिलती है। फिर मिडाइवल इंडिया में जब मुस्लिम रूलर्स आए, मुगल्स आए, तो उन्होंने अपने कई सारे कल्चरल ट्रेड्स, चाहे वो आर्किटेक्ट को लेके हो, चाहे वो लिटरेचर को लेके हो, कितने सारे लिटरेचर्स ट्रांसलेट हुए संस्कृत से फारसी में। उर्दू एक नई लैंग्वेज बन के सामने आई। कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया और इंडिया के लिटरेचर को
इनरिच किया, म्यूजिक में बहुत अच्छा काम किया। अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन्होंने। और ऐसे कई सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को इनरिच किया। तो ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल, रिलीजियस मूवमेंट्स और स्पिरिचुअल डिस्कवरीज ने, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, स्पिरिचुअल डिस्कवरर्स, इन लोगों ने इंडिया में फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डिबेट किया, डिस्कशन किया, डायलॉग्स इन्होंने स्टैब्लिश किए इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले स्कॉलर्स के साथ, और कई सारी फिलॉसफीज उन्होंने इन्वेंट की, उनकी डिस्कवरीज की। और हर बार कुछ नए कल्चरल ट्रेड्स उन्होंने सोसाइटी में लेके आए। साउथ इंडिया में अगस्त ने और कई सारे बड़े स्कॉलर्स ने इंडिया को एक रिच स्पिरिचुअल सेंटर की तरह इन्होंने इंडिया को डेवलप करने में हेल्प किया। और अभी भी लगातार ये प्रोसेस जारी है। कई सारे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि कल्चर क्या होता है। कल्चर फिर हमने देखा कि रीजनल होता है, लोकेशन ओरिएंटेड होता है, रीजन ओरिएंटेड होता है। और इंडिया में रीजनल और लोकेशनल डाइवर्सिटी बहुत है, उसकी वजह से इतना इनरिच कल्चर है। फिर हमने देखा कि ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल्स, रिलीजियस मूवमेंट्स और स्पिरिचुअल डिस्कवरीज ने कैसे अलग अलग सोशल हैबिट्स लोगों में डेवलप की। कई सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कई सारे कस्टम्स डेवलप हुए विद द पीरियड ऑफ टाइम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक फीचर है इंडियन सोसाइटी का या इंडियन कल्चर का, जिसकी वजह से ये आज कल्चर बना हुआ है, कि इट हैज नेवर बीन रिजिड। जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कभी बहुत रिजिड नहीं रहा किसी चीज को लेके। जैसे हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे रिजिड होना चाहिए वहां पे रिजिड है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहां पे फ्लेक्सिबल है। तो जब कोई कल्चर या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब फ्लेक्सिबल होता है एक लिमिट तक, तो वो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक होता है। और जब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक नहीं होगा तब तक वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप हद से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो रिवॉल्यूशन होगी। हिस्ट्री से हमें यही सीखने को मिलता है कि क्या हमें नहीं करना है, क्या लोगों ने किया तो उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। सो रिजिडिटी इज अनडेमोक्रेटिक इन नेचर and flexibility is somehow democratic in nature. And if you are flexible, then you are going to survive for a long time. So in the same way, Indian culture has never been rigid, and that's why it is surviving with pride in modern era. और वो 5000 पुरानी हमारी सिविलाइजेशन वो आज तक सरवाइव कर रही है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी। The flexibility and movement with the time have made Indian culture fashionable and acceptable too. जब कोई बाहर का आदमी आता है और आप अपने कल्चर्स को लेके बहुत रिजिड हो जाते हो, तो फिर वो उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक अलग जगह से आया हुआ है, वो एक अलग ज्योग्राफी से आया हुआ है। उसको कुछ ना कुछ उसके कल्चरल एलिमेंट्स उस सोसाइटी में दिखाई देने चाहिए ताकि वो उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। और अगर वो आपके पास नहीं है, आप किसी अगले आदमी को कंफर्टेबल नहीं कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, तो वो अपनी बातें आपसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सो हम देखते हैं कि कैसे इंडियन कल्चर इतना फ्लेक्सिबल रहा, इतना डेमोक्रेटिक रहा, और इसने टाइम टू टाइम अपने आप में जो सुधार किए हैं। और देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे अगर आपको सुधार करना है तो आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। क्यों फ्लेक्सिबल होना होगा? क्योंकि सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, इसमें ये कमी है। अगर आप सुधार की बात करते हो तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप मानो कि हाँ, यहाँ पे गलती है। अगर आप यही मानने के लिए नहीं तैयार हो कि यहाँ पे कोई सोसाइटी में कोई इविल है, फॉर एग्जाम्पल
राजा राम मोहन राय ने माना कि इंडियन सोसाइटी में सती सिस्टम एक इविल है, और उन्होंने सोसाइटी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि आप लोग गलत हो, दिस इज अ सोशल इविल। तो जब लोगों ने माना, उस पे एक्ट बना, फिर धीरे धीरे उसमें रिफॉर्म हुआ। अभी क्या होता है कि हम एक्ट पहले बना देते हैं कि भाई ये चीज गलत है और इसके लिए ये हम एक्ट बना रहे हैं, और जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करेगा हम उसको जेल में डाल देंगे या उसको कोई पनिशमेंट देंगे। आपने सोसाइटी की अवेयरनेस पे काम नहीं किया। आप पहले सोसाइटी को अवेयर बनाइए, आप बताइए कि ये जो प्रैक्टिस है आज के टाइम के हिसाब से वो ठीक नहीं है। हो सकता है कभी वो ठीक रही हो या ना रही हो, वट एवर इट वॉज, बट आज के टाइम के लिए जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इसी तरह राजा राम मोहन राय ने सोसाइटी को बताया कि कैसे सती सिस्टम एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा रहा है, और ये इनह्यूमन है, ऐसा एनिमल्स भी नहीं करते हैं। उस तो इंडियन सोसाइटी को ये बात समझ में आई, और पहले कोई भी बात आप लेके आएंगे तो लोग उसका अपोज करेंगे ही करेंगे। फिर एक्ट बना, और चूंकि लोगों के कंसाइंस में ये आ गया था कि हाँ ये गलत चीज है, तो वो एक्ट सक्सेसफुल रहा। सो अगर हम कोई एक्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी सुधार सोसाइटी में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये कमी है। उस कमी को लेकर लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, और जब लोगों में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद फिर सोसाइटी में सुधार हो सकता है। ओके, तो इंडियन सोसाइटी में जो इतने सुधार हुए विद द पीरियड ऑफ टाइम, वो ड्यू टू देयर व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए इतना एक्सेप्टेबल हुआ इंडियन कल्चर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में क्यों है, और हमने उन मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडियन सोसाइटी में कल्चरल डाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करती हैं, उसको इंक्लूड करती हैं, और इस कल्चरल डाइवर्सिटी ने एक हार्मोनिक सोसाइटी बनाने में बहुत हेल्प की इंडियन कल्चर को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने का। ओके, फिर अब कास्ट और रेशियल फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या कास्ट फैक्टर और रेशियल फैक्टर्स भी इंडिया में डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले कास्ट पे बात करते हैं। तो कास्ट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कास्ट सिस्टम पे हमने 3-4 डिस्कशन किए थे। फिर भी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कास्ट कॉस्ट क्या है, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक तरीका है सोसाइटी को स्ट्रैटिफाई करने का, किसी भी बेसिस पे उनको क्लासिफाई करने का एक तरीका है कास्ट। ओके, और वो किन बेसिस पे, किस बेसिस पे हम उसको जो है स्ट्रैटिफाई करते हैं, तो इंडोगैमी, मैरिज को लेके कि भाई एक ही ग्रुप में मैरिज करेंगे, इंडोगैमी हो गया। फिर हेरिडिटी ट्रांसमिशन, कोई एक आदमी है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, उसके बच्चे जो हैं उसी कास्ट के होंगे। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द वर्ण सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड व्हाट इज हाउ इट कन्वर्टेड इनटू कास्ट सिस्टम, और उन सारे डायमेंशंस पे हमने डिटेल में बात की थी। या एक्यूपेशन, ये भी एक फीचर होता है कास्ट सिस्टम का। एक्यूपेशन के बेस पे कैसे सोसाइटी को हमने बांटा, और कुछ रिचुअलाइज्ड नॉर्म्स थी जो अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग थी, तो उनके बेस पे हमने सोसाइटी को अलग किया। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि कास्ट इज फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, इंडोगैमी, हेरिडिटी ट्रांसमिशन, ऑक्यूपेशन एंड सम रिचुअलाइज्ड नॉर्म्स। तो जब हम किसी भी सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम।
और जो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो एक यूनिक कास्ट सिस्टम है। वो ऐसा नहीं है कि बेसिकली कास्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम हिंदू रिलीजन की बात करते हैं, लेकिन इंडिया में आकर हम देखते हैं कि यहाँ अलग अलग रेसेस में, अलग अलग ट्राइब्स में, अलग अलग रिलीजन्स में भी कई सारे कास्ट ग्रुप्स हैं। इतने सारे ग्रुप्स होने के बाद उनके अंदर भी कास्ट सिस्टम है। कास्ट के अंदर भी कई सारी सब कास्ट हैं। तो Indian society is what? Amalgamation of different caste groups apart from religions, race, tribes, linguistic groups. Okay? So हम देखते हैं कि इन कास्ट सिस्टम की वजह से भी इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर कास्ट सिस्टम के, अभी हमने क्या बताया कि उनके पास एक रिचुअलाइज्ड नॉर्म्स हैं और उन नॉर्म्स के हिसाब से वो चलते हैं। उनके हिसाब से कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक स्पेसिफिक कल्चर बनता है। तो बहुत सारे कास्ट, आप जब बेसिकली हम नॉर्दर्न इंडिया में बात करेंगे, यूपी, बिहार, तो यहाँ पे हमने बात की थी डिटेल में कि कैसे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत हद तक डिफाइंड होता है वहाँ के कास्ट सिस्टम से। बहुत क्लोज कनेक्शंस रहे हैं हमेशा, जो इस तरह के अलग अलग कास्ट ग्रुप रहे हैं, और एक बहुत बड़े बड़े जो है कास्ट मूवमेंट इंडिया में चले हैं, और उनकी वजह से जो है पॉलिटिकल सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम भी इंडिया में डाइवर्सिटी का कारण है। और फिर क्या है, रेसेस, रेशियल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्या कुछ रेशियल फैक्टर्स भी हैं जो डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं रेस क्या है, व्हाट इज रेस। तो बहुत लेमैन में बात करें तो ए कैटेगरी ऑफ ह्यूमन काइंड दैट शेयर सर्टेन डिस्टिंक्टिव फिजिकल ट्रेट्स। अगर हम ह्यूमन काइंड्स को क्लासिफाई करते हैं उनके सर्टेन डिस्टिंक्टिव फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पे, तो उसी को रेस बोलते हैं। हम देखते हैं जो अलग अलग रेशियल ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे की बनावट, उनकी कुछ स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स होती हैं, उनकी हाइट, या इन सब के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम रेसेस को डिफाइन करते हैं। और हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, आप कई सारे ट्राइब्स जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स में रहने वाले ट्राइब्स हैं, उनका रेस अलग है, फिर नॉर्थ इंडिया में अलग है। ओके, सो रेशियल डाइवर्सिटी भी बहुत है इंडिया में, और उन सब का अपना एक अलग कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वहाँ पे एक एक स्टेट में कई कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमने पॉलिटिकल फैक्टर में, जब हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डाइवर्सिटी में सपोर्ट करते हैं, तो हमने दिया कि कई सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो क्यों बनाए गए? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल और रेशियल डाइवर्सिटी थी, और उस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए हमें अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की पेंटिंग थी उसको कलरफुल बनाना पड़ा। हमने एक पेंट से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पेंट नहीं किया, हमने रीजन के हिसाब से, हमने लोकेशन के हिसाब से, हमने ज्योग्राफी के हिसाब से, हमने कास्ट के हिसाब से, हमने रेस के हिसाब से अलग अलग प्रोविजंस हर सोशल ग्रुप्स को प्रोवाइड कराए। तो हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस इंक्लूड किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हमें ये देखने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इन सब स्टेट्स के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनको कंजर्व करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस अलग से डाले हैं। वहाँ के लोकल गवर्नेंस को ज़्यादा पार दिया है ताकि हम उनके कल्चर को कंजर्व कर सकें। ओके, तो हम देखते हैं कि कास्ट और रेशियल फैक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो हमने देखा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। अभी तक अपनी इस क्लास में, ये क्लास लंबी हो रही क्योंकि इम्पोर्टेंट है, लगातार इस पे क्वेश्चंस
यूपीएससी और कई सारे स्टेट्स कमीशंस ने इस पे पूछे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे ही उनके अलग अलग फीचर्स पे क्वेश्चंस आए हैं। कभी एक कोई अलग क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को लेके यूनिटी इन डाइवर्सिटी के, तो हम देखेंगे कितने सारे क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट्स कमीशंस ने और यूपीएससी ने पूछे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे। तो हमने सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब समझा, फिर हमने जैसे कि लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि अभी हम डाइवर्सिटी के जो फैक्टर्स हैं उन पे बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले रिलीजियस डाइवर्सिटी समझी, फिर हमने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी, फिर हमने पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, और आज हमने कल्चरल डाइवर्सिटी, कास्ट और रेशियल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी, फैक्टर्स contributing टू डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी को इंक्लूड करते हैं, इंडियन सोसाइटी को और डाइवर्स बनाते हैं। और अब अपने अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि इन सारे फैक्टर्स के होते हुए भी कैसे इंडिया एक सोसाइटी और एक नेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है। यूनिटी वहां पे किन बेसिस पे है, क्या यही डाइवर्सिटी के जो फैक्टर्स हैं वो यूनिटी को भी प्रमोट करते हैं, और करते हैं तो उनकी क्या लिमिटेशंस है। हालांकि हमने हर फैक्टर में कहीं ना कहीं उसके कॉन्स को भी देखा है। जैसे अगर यही बात करें कास्ट और रेस में भी बात करें तो कहीं ना कहीं कास्ट और रेसेस डिस्प्यूट का भी कारण रही है। जैसा कि मैंने बात किया कि पॉलिटिकल फैक्टर को ये प्रभावित करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हम यूनिटी के फैक्टर्स पे आगे बेसिकली बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कैसे वो ये यूनिटी स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी के लिए एक चैलेंज भी है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, so this is all about today's lecture. Thank you.